हेलो, वेलकम ऑल, वेलकम टू मुफ्त स्टडी। हमने अपने चैनल पे आईसीएससी क्लास 8 की हिस्ट्री सब्जेक्ट की वीडियो स्टार्ट करी थी। चैप्टर नंबर 7 था आपका ट्रेडर्स टू रूलर्स। ऑलरेडी इसकी दो वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो दो वीडियोस ना देखी हो तो पहले वो हमारी आप दोनों वीडियोस देखें, और आपको अगर कुछ ना समझ में आता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे हम आपके डाउट्स को क्लियर करें। आज हम उसी के आगे और पढ़ेंगे कि हमने देखा था कि क्या हुआ था। हमने पिछली वीडियोस में बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर कवर करा था। अब हम उसी के आगे आज चलते हैं कंटिन्यूएशन में और देखते हैं आगे क्या हुआ। बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी जब हो गई, उसके बाद ब्रिटिशर्स के पास दीवानी राइट्स आ गए थे, और ब्रिटिशर्स के पास आपका निज़ामत भी आ गई थी। प्रोविंस की निज़ामत भी आ गई थी और दीवानी राइट्स, आप ब्रिटिशर के पास दीवानी राइट्स भी आ गए थे। ट्रीटी हुई थी ना, इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी आपकी रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में, जो अवध के नवाब थे। और एक और ट्रीटी हुई थी आपके मुग़ल एम्परर जो थे शाह आलम टू और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक डुअल गवर्नमेंट और डायरकी सिस्टम चालू करा। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। डुअल गवर्नमेंट और डायरकी सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव द गवर्नर ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस डायरकी और डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल इन 1765। डेट याद रखिएगा कब उसने चालू करा था डुअल गवर्नमेंट। 1765 में बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, एक डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम चालू किया। दिस मीन द रूल ऑफ टू, द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने क्या दिमाग लगाया? उसने दिमाग ये लगाया कि अब बंगाल पे क्या होगा, दो लोगों का राज होगा। एक जो नवाब है बंगाल के वो, और उनके साथ में कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों लोग मिलके बंगाल के ऊपर राज करेंगे। तो इसीलिए इसको कहते हैं डुअल गवर्नमेंट, की दो लोग मिलके राज कर रहे हैं। द कंपनी हैड सिक्योर्ड द दीवानी राइट, दीवानी पावर ऑफ बंगाल कंप्लीटली, बंगाल कंप्लीट कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू। अब कंपनी ने ऑलरेडी जो दीवानी पावर से बंगाल के, मतलब टोटल कंट्रोल तो कंपनी के पास ऑलरेडी आ गया था, क्योंकि जो ट्रीटी साइन हुई थी उसमें मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बताया था कि निज़ामत और दीवानी राइट्स दोनों कंपनी के पास चले गए थे। दीवानी राइट्स क्या था, आपको बताया था कि जो भी रेवेन्यू आ रहा था, जो भी रेवेन्यू छोटे छोटे प्रोविंस से आता था, अब वो डायरेक्ट रेवेन्यू कौन कलेक्ट कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी उसको डायरेक्ट कलेक्ट कर रही थी। वो सारा रेवेन्यू उसके हाथ में आ रहा था। पहले नवाब के पास जाता था या मुगल्स के पास जाता था, अब वो डायरेक्ट किसके पास जा रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इट ऑल्सो गॉट द निज़ामत फंक्शन, और निज़ामत फंक्शन भी उसके पास चला गया था। निज़ामत फंक्शन क्या था कि मिलिट्री, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जैसी जितनी भी चीज़ें थी प्रोविंस की, वो सारी किसके पास आ गई थी? आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। However, the Robert Clive felt that it was not possible for the company to shoulder the burden of the administration. इतनी चीज़ें होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि ये कुछ ज़्यादा बोझ हो जाएगा कंपनी के कंधों पे। वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पाएगा, बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पाएगा, और जो भी तरीके से काम होना है वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसने क्या दिमाग लगाया, उसने क्या करा, एक डुअल गवर्नमेंट चालू करी। एक ही इंट्रोड्यूस अ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द बंगाल। By this system, company directly collected the revenue, but the administration remained in the hand of the Nawab, who was paid annual fixed sum to meet his expenses of the administration. अब देखिए उसने क्या दिमाग लगाया रॉबर्ट क्लाइव ने। अंग्रेज इसीलिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो दिमाग लगाया वो ये दिमाग लगाया कि उसने कहा कि दीवानी राइट्स तो हमारे पास है, तो वो क्या करने लगा, रेवेन्यू खुद कलेक्ट करने लगा। सारा पैसा आ रहा है उसके पास, लेकिन उसको चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की पावर किसको दे दी? नवाब को दे दी, कि सारा हेडेक ले नवाब, उसको कैसे कलेक्ट करना है, क्या करना है, जो भी करना है वो नवाब करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन उनको दे दिया और पैसा खुद कलेक्ट करने लगा, और नवाब को एक एनुअल फिक्स अमाउंट देने लगा कि जो भी खर्चा आता है उनके एडमिनिस्ट्रेशन को आगे फॉलो करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए जो भी खर्चा आता था उनको एक एक्सपेंस देने लगा। तो ये उसने अपना दिमाग लगाया कि पैसा सारा उसके पास आ रहा था, पूरी कंप्लीट पावर उसके पास थी, और काम किससे करा रहा था? नवाब से, और उनको खर्चे के लिए पैसे दे देता था। द कंपनी अपॉइंटेड टू डिप्टी गवर्नर्स मोहम्मद रजा एंड शिताब राय टू कैरी आउट द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब कंपनी ने दो डिप्टी गवर्नर को अपॉइंट करा। एक का नाम था मोहम्मद रजा खान और एक थे
शिताब रॉय, इनसे क्या काम करवाया जाता था? इनसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम कराया जाता था। थस द कंपनी thus the real power passed into the hand of the company, but directly on the dual system served to hide the fact। तो ये डुअल सिस्टम सिर्फ एक बेवकूफ बनाने के लिए था हिंदुस्तानियों को। सारी मेन पावर्स तो कंपनी के हाथ में थी, पैसा उनके पास आ रहा था, पैसा वो जिसको चाहता था उसको देते थे। उन्हीं ने दो लोगों को अपॉइंट भी करा कि वो चलाएं इस सिस्टम को, लेकिन उनको पैसा कौन देता था? कंपनी ही देती थी उनको खर्चे के पैसे। और वो जो भी काम करते थे वो कंपनी को बताए करते थे और कंपनी के लिए ही काम करते थे। तो डुअल गवर्नमेंट एक बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका था, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, लेकिन सारी पावर किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। ड्रॉबैक ऑफ डुअल गवर्नमेंट। द फॉलोइंग वर द ड्रॉबैक्स ऑफ द डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट्स के ड्रॉबैक्स देखते हैं कि भैया क्या क्या खराबी थी इसके अंदर। पहली खराबी तो हम लोग को यही समझ में आ गई, कंपनी पूरा का पूरा खुद हैंडल कर रही थी और खाली नाम था कि नवाब, बंगाल के नवाब जो है कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पहला पॉइंट देखते हैं, बंगाल बिहार उड़ीसा है डुअल गवर्नमेंट। बंगाल बिहार और उड़ीसा जो तीन इनके मेन कब्जा किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बंगाल बिहार और उड़ीसा, तीनों में इन्होंने क्या किया? डुअल गवर्नमेंट लगाई। बोथ ऑफिसर ऑफ कंपनी both the officer of company and of the nawab work against each other। अब क्या हुआ? जो भी ऑफिसर कंपनी ने हायर करे थे और नवाब ने हायर जो नवाब के थे, अब वो लोग वहां पे काम करने लगे। अब उसमें थोड़े बहुत पंगे होने लगे, एक दूसरे के खिलाफ काम होने लगा। भाई जाहिर सी बात है कि डुअल गवर्नमेंट वो बनाई है उन्होंने सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए, सारा पैसा उनके पास जा रहा है और काम वो करा रहे हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ नवाब द टैक्सेशन वॉज लाइट। When Diwani passed into the hand of the company, they began to collect more taxes and were strict. Thus, the people began to groan under heavy taxes and soon the burden of taxation became unbearable। अब जब तक नवाब का वहां पे राज था तो नवाब लोगों से टैक्स कम लेता था, कम टैक्स लेता था। और जब दीवानी राइट्स कहाँ चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी राइट्स चले गए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स बढ़ा दिया। अब लोगों से टैक्स ज़्यादा वसूलने लगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। अब जिसकी वजह से इतने हैवी टैक्सेस के नीचे लोग दबने लगे, इतना टैक्स लोगों के बस का बात नहीं था देना। तो एक पॉइंट ये भी है इसका। द डुअल सिस्टम गेव सर बिलो टू द इंडियन ट्रेड एंड द कॉमर्स। भाई डुअल सिस्टम गेव सीवियर ब्लो टू द इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स। जो डुअल सिस्टम हुआ इसकी वजह से जो हिंदुस्तान से ट्रेड हो रहा था उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। कैसे? The officer of the company forced the Indian weavers and the artisans to sell their products to them at the cheaper rates। अब जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो क्या करते थे? वो कोशिश करते थे जो हिंदुस्तान के आर्टिस्ट हैं या जो कपड़ा बुनने वाले लोग हैं, वीवर्स हैं, उनसे सामान खरीदते थे ज़बरदस्ती सस्ते दामों पे। दोज हु रिफ्यूज वर बैडली बीटन। और जो मना करता था कि मैं इतने सस्ते दाम पे नहीं दूंगा, उसको ये लोग मारते थे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। These goods were sold at high rate and whole profit went to the English। The authorities of the company became despot and there were no check on their action। अब ये लोग ज़बरदस्ती क्या करते थे? हिंदुस्तानियों से माल खरीद लेते थे सस्ते दामों पे और जो नहीं देता था उसको बहुत मारते थे और बाहर दूसरे लोगों को बेचते थे अच्छे दामों पे। अब जितना भी प्रॉफिट आता था ये लोग खुद खा ले रहे थे, अंग्रेज जितने थे। और जो कंपनी की जो मेन अथॉरिटी थी वो भी इनके एक्शन से कोई कुछ कुछ कर ही नहीं रही थी। जो ये चाह रहे थे ये वो कर रहे थे। द नवाब हैड नो पावर टू इन्फोर्स लॉ एंड प्रोवाइड जस्टिस। और नवाब भी बेबस हो गए थे बेचारे, उनके पास कोई पावर ही नहीं थी, ना वो कोई कानून बना सकते थे ना वो किसी को न्याय दे सकते थे। द कंपनी ऑन इट पार्ट गेव अप ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। द होल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम वॉज करेक्ट। और कंपनी ने उल्टा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए। एडमिनिस्ट्रेशन संभाल के वो करेंगे क्या जब उनके फैसले की कोई वैल्यू नहीं है? वो क्या कर लेंगे? वो खाली नाम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे, ऊपर से नीचे तक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम करप्ट हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज कर रही थी वहां पे, उसको जैसा समझ में आ रहा था वो वैसा कर रही थी। बंगाल वॉज द ग्रैनरी ऑफ इंडिया वॉज लेड वेस्ट। द टैक्स कलेक्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हैड नो परमानेंट इंटरेस्ट इन द लैंड। The peasants suffered from the evils of over assessment,
harshness collection and was subjected to the worst treatment by the government. एक टाइम पे बंगाल बहुत खुशहाल माना जाता था, इंडिया का ट्रेड और कॉमर्स का बहुत अच्छा सेंटर था, लेकिन वो धीरे 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 बर्बाद हो गया। इतना टैक्स लगने लगा, वहाँ लोगों ने काम करना बंद कर दिया। जो पीजेंट्स यानी फार्मर्स जो थे वो हैवी टैक्सेस के नीचे सफ़र करने लगे, और अगर वो किसी चीज़ से मना करते थे तो उनको मारा जाता था, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो उनको बहुत बुरी तरह मारते थे और ज़बरदस्ती उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो ड्रॉबैक थे डुअल गवर्नमेंट की। डुअल गवर्नमेंट खाली नाम के लिए थी डुअल गवर्नमेंट, लेकिन उसको चला कौन रहे थे? ब्रिटिश। आई होप सो आपको समझ में आएगा डुअल गवर्नमेंट क्या थी और क्या क्या बर्बादियां करी डुअल गवर्नमेंट ने वहाँ पे। नवाब के पास कोई पावर ही नहीं थी, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। ब्रिटिश जो चाहते थे वो करते थे और हिंदुस्तानियों को बुरी तरह ट्रीट करते थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन। द फर्स्ट 100 year ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दैट इज फ्रॉम 1757 to 1857 were marked by the British conquest। अब जो पहले 100 साल ब्रिटिश ने हम लोग के ऊपर राज करा हिंदुस्तान पे, कब से? 1757 से 1857 was marked by British conquest and rapid expansion of their dominion in India। तो उस टाइम उन्होंने इंडिया को पूरी तरह से दबाया था, और हर रैपिड एक्सपेंशन का मतलब क्या है? वो धीरे धीरे फैल रहे थे। तो वो इसलिए जाने जाते हैं पहले 100 साल जो उन्होंने हम लोग के ऊपर राज किया था हिंदुस्तान के ऊपर। तो पहले 100 साल में उन्होंने हिंदुस्तान को दबाया और जहाँ चाहते थे वहाँ अपने आप को एक्सपैंड कर लेते थे। तो रैपिड एक्सपेंशन किया उन्होंने पहले 100 साल में। द ब्रिटिश ट्राइड टू एक्सपैंड देयर पॉलिटिकल पावर इन इंडिया बाय यूजिंग 4 मेथड। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी जो पॉलिटिकल पावर थी, ट्रेडिंग तो कर ही रहे थे वो, अब धीरे धीरे इंडिया पे कब्जा कर रहे थे ना, तो अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ मेथड्स का इस्तेमाल किया। तो 4 मेथड्स थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे। डेट इज़ बाय आउटराइट वॉर, बाय द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। एक मेथड लेके आए वो, उसको कहते हैं सब्सिडरी अलायंस, था एक मेथड था उनका। बाय अडॉप्टिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब एक पॉलिसी थी वो, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स को लेके आए। एंड द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलिज मिस रूल। तो ये कुछ उनके मेथड्स थे, ये नाम याद रखिएगा आप अपने हायर क्लासेस में, आप जाके हो सकता है आगे पढ़ें भी इसको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लीव्स क्या थी और सब्सिडरी अलायंस क्या था और ये एलिज मिस रूल क्या था। ये इनकी कुछ पॉलिसीज थी जिससे ये हिंदुस्तानियों को दबाते थे और धीरे 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 पूरे इंडिया पे कब्जा कर रहे थे। पॉलिसी भाई, सरकार यही थे उस टाइम, नवाब तो सिर्फ बैठे रहते थे, तो मेन लीडर यही थे, सब कुछ हैंडल ये कर रहे थे, तो अपने हिसाब से रूल बनाते रहते थे और उन रूल्स को फॉलो करा करा के लोगों की ज़मीनें हड़पते थे या लैंड अक्वायर करते थे, धीरे धीरे पूरा कब्जा कर रहे थे हिंदुस्तान पे। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल प्रोवाइडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी विद मैन, मनी एंड मटेरियल नीडेड टू कंक्वर अदर रीजन ऑफ इंडिया। अब जब उन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया ना, तो तब उनकी हिम्मत और बढ़ गई, और जब बंगाल पे कब्जा कर लिया तो उन्हें आर्मी भी मिली, पैसा भी मिला और सामान भी मिला। अब उस पैसे और सामान को वो आगे हिंदुस्तान के और भी राज्यों को कब्जा करने के लिए बढ़ गए, टू कंक्वर द अदर रीजन ऑफ इंडिया। अब वो धीरे धीरे उन्होंने सोचा हम पूरे इंडिया पे कब्जा करेंगे बंगाल के बाद। बाय 1773 द ब्रिटिश बिकेम वन ऑफ द मेजर कंटेंडर फॉर द पावर इन इंडिया। 1773 तक पहुंचते पहुंचते ब्रिटिश हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और मेजर कंटेंडर हो गए थे कि हिंदुस्तान पर राज करने के। द अदर थ्री बीइंग द रूलर ऑफ मैसूर, मराठा एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ब्रिटिश के अलावा 3 लोग और भी पावरफुल थे इंडिया में। कौन? द रूलर ऑफ मैसूर, द मराठा एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ये 3 भी बहुत पावरफुल थे उस टाइम इंडिया में, जितने पावरफुल ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश को अगर कोई रोक सकता था इंडिया पे कब्जा करने से तो वो यही 3 थे। दीज थ्री पावर वर एंगेज इन अ कॉन्टेस्ट फॉर गेनिंग सुप्रेसी इन द डेक्कन। अब क्या हुआ, ये तीनों की तीनों पावर सुप्रीमेसी को गेन करने के चक्कर में डेक्कन में लड़ गए। मतलब अपने आप को पावरफुल बनाने के चक्कर में डेक्कन पे लड़ाई हो गई। इंग्लिश डिफीटेड all of their rivals one by one and established an all India empire।
अब इसमें हुआ क्या कि ये तीनों पावरफुल थे, आगे आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये लड़ाई हुई क्यों थी और क्या हुआ था। इसमें भी कुछ गद्दार आ गए थे बीच में, जो ये तीनों लोग पहले आपस में लड़े, उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट करा, फिर ब्रिटिश ने इनको हराया, तो ब्रिटिश ने धीरे 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 तीनों को हरा दिया। तो अब ब्रिटिश अकेला वहाँ पे पावरफुल हो गया था और उसने सबको हरा दिया था। तो अभी जब मैसूर वॉर्स अभी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे मैसूर वॉर्स हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान भी थे, हैदर अली से भी लड़ाई हुई थी ब्रिटिशर्स की। हैदर अली आपके थे वहाँ पे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद भी थे, और आपके मराठास भी थे। तो ये तीन जो सुपर पावर थी, ये पहले ये लोग आपस ही में लड़ गए धीरे धीरे। तो ब्रिटिश का मेन मकसद ही यही था कि हमको इंडिया पे कब्जा करना, और यही तीन पावरफुल है तो पहले इन तीनों को गिराना है। तो इन तीनों को उसने धीरे धीरे गिरा दिया था। मैसूर देखते हैं, मैसूर में क्या हुआ था। मैसूर में एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी। एंग्लो मैसूर वॉर्स क्या थी? एंग्लो मैसूर वॉर का मतलब है अंग्रेजों ने लड़ाई करी थी मैसूर में। कब हुई थी? एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी आपकी 1767 से लेकर 1799 के बीच। तो ये आपकी एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी 1767 से लेकर 1799 तक। इतने साल तक ये लड़ाई चली थी। दे फॉट 4 वॉर्स, इसमें 4 वॉर्स हुई थी। एंग्लो मैसूर वॉर 1, एंग्लो मैसूर वॉर 2 और 3, 4। 4 वॉर्स हुई थी और इतने साल तक बारी बारी हुई थी। और इन चारों वॉर्स को हम लोग कहते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। द फर्स्ट ऑफ दीज 2 वॉर्स वर फॉट विद हैदर अली। पहली दो लड़ाइयाँ जो हुई थी वो हैदर अली की हुई थी। किसकी? अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये हैदर अली जी की फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो ये हैदर अली थे, और हैदर अली की पहली दो लड़ाई हैदर अली ने लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस टाइम मैसूर के वो रूलर थे। और आखिरी दो लड़ाइयाँ थे, लास्ट 2, उनके लड़के के द्वारा लड़ी गई थी। हैदर अली के लड़के थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में आपने शायद पढ़ा हो, शायद ना ही पढ़ा हो। आने वाले क्लासेस में आप पढ़ेंगे और जानेंगे ये कितने बहादुर इंसान थे और कैसे इन्होंने अंग्रेज़ों को हराया था। टीपू सुल्तान के साथ हुई थी दो लड़ाइयाँ। टीपू सुल्तान कौन थे? हैदर अली के लड़के थे। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर सक्सेस इन दिस वॉर, और उसके बाद अंग्रेज़ ने टीपू सुल्तान को भी हरा दिया था। और यही रिजल्ट की वजह से कि ये वॉर जब वो जीत गए अंग्रेज, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर सक्सेस इन दिस वॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द मैसूर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको हरा दिया, टीपू सुल्तान को भी हरा दिया, हैदर अली को भी हरा दिया, तो उन्होंने मैसूर पे कब्जा कर लिया। पूरा मैसूर उनका हो गया धीरे 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 धीरे। तो उन्होंने बंगाल पे तो कब्जा ऑलरेडी हो गया था, अब वो फैल रहे थे धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पे। तो तीन लोग थे बहुत मजबूत भाई, मैसूर, मराठा और निज़ाम और हैदराबाद। तो इन तीनों को भी अब भारी भारी हराना था। अब एंग्लो मैसूर वॉर जब हुई तो अंग्रेज़ों ने मैसूर को भी हरा दिया, टीपू सुल्तान को भी हरा दिया और हैदर अली को भी हरा दिया। अब इसके बाद ये लोग बढ़े मराठास की तरफ। मराठास में क्या था? Toward the last quarter of the 18th century, the British had to face one of their most formidable foes in India, the Maratha. मराठा भी उस टाइम पे बहुत मजबूत थे और बहुत ही बहादुर थे। अब जब ब्रिटिश और आगे बढ़े तब उनका सामना किससे हुआ? मराठास से हुआ। 18वीं सेंचुरी का आखिरी क्वार्टर जो था उसमें मराठास से ब्रिटिश का सामना हुआ। एट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, the combined forces of the Mughal and the Marathas। तीसरी बैटल पानीपत की जो थर्ड बैटल हुई थी वो कब हुई थी? 1761 में हुई थी। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1761 में हुई थी। द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मुगल एंड मराठास, मुगल और मराठास की जो कंबाइंड फोर्सेस थी वो मुगल और मराठा मिल के लड़े थे। दोनों की कंबाइंड फोर्सेस मिल के लड़ी थी। डिफीटेड बाय द अफगान चीफ अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने उस टाइम हरा दिया था। अफगान का चीफ था अहमद शाह अब्दाली, उसने क्या करा था? मराठास और मुगल की जो आर्मी दोनों लोग साथ मिल के लड़े थे, उनको किसने हराया? आपका अहमद शाह अब्दाली ने। तो ये कौन सी थी? बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहलाती है ये। द मराठा एम्पायर्स ब्रोक इनटू 5 वर्चुअली इंडिपेंडेंट स्टेट, नेमली द गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, द भोसलेज ऑफ नागपुर,
इन बेरार, द सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, द होलकार्स ऑफ इंदौर एंड द पेशवाज इन पुणे। अब क्या हुआ, जो मराठास थे वो मराठास 5 हिस्सों में टूट गए। मराठा पहले एक थे, अब वो धीरे धीरे 5 हिस्सों में टूटे। जब वो 5 हिस्सों में टूटे तो उनके नाम क्या थे? आपका गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, पहला एक बना गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा। उसके बाद बना था भोसले ऑफ नागपुर इन बेरार, भोसले बने आपके नागपुर में। सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर में क्या बना? सिंधिया। होलकार ऑफ इंदौर, एक आपका बना होलकार ऑफ इंदौर, और एक आपका बना पेशवा इन पूना। तो ये 5 अलग अलग जातियों में कन्वर्ट हो गए, मतलब जातियां नहीं कह सकते, अलग अलग खानदान इनको बोल सकते हैं कि अलग 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 खानदान बन गए। ये अलग, ग्वालियर अलग हो गया, पेशवा अलग हो गया, नागपुर अलग हो गया। है ये मराठा ही, लेकिन ये मराठा से निकले और 5 अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए। However, despite these division, the Maratha emerged as the strongest rival of British। अब ये 5 हिस्सों में टूट तो गए थे, लेकिन ये अभी भी इतने मजबूत थे और ये ब्रिटिश को टक्कर दे रहे थे कंटिन्यू। अब क्या हुआ, जब ये ब्रिटिश को कंटिन्यू टक्कर दे रहे थे तो क्या हुआ? एंग्लो मराठा वॉर। जैसे एंग्लो मैसूर थी, एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिश, ब्रिटिशर से लड़ाई हो रही है एंग्लो, और जिस दूसरी पार्टी कौन है? मराठा। तो एंग्लो मराठा वॉर, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर थी वैसे एंग्लो मराठा, अब मराठा से लड़ाई हो रही है ब्रिटिश की। द ग्रेट डिप्लोमेटिक स्किल एंड सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ, द ब्रिटिश क्रश द मराठा पावर in the course of 3 Anglo-Maratha wars from 1775 to 1818। ब्रिटिश इतने मजबूत थे ना, उनकी आर्मी इतनी मजबूत थी और डिप्लोमेटिक स्किल थे उनके पास, उन्होंने मराठाओं को कुचल दिया है। 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई और उन्होंने पूरी तरह से मराठाओं को कुचल दिया। 1775 से 1818 के बीच में ये लड़ाइयाँ हुई थी, एंग्लो मराठा वॉर्स, और मराठा पूरी तरह हार गए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं द सिख। महाराजा रंजीत सिंह डाइड इन 1839। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय इंटरनल स्ट्राइफ एंड स्ट्रगल फॉर पावर। अब उस जब वो मर गए तो अब उनकी गद्दी तो कोई ना कोई संभालेगा, तो पावर के लिए वहां स्ट्रगल होने लगा। Between his death and the accession of his son, the Dilip Singh, between his death and the accession of his son, अब जो उनके लड़के थे दलीप सिंह, उन्हीं को वो गद्दी मिली कब? 1843 में। The 3 ruler ruled over Punjab. These rulers were insufficient and incapable of keeping the vast kingdom under the control। अब क्या हुआ, पंजाब पे 3 रूलर्स का राज हो गया, और लेकिन वो जो रूलर्स थे वो इतने मजबूत नहीं थे और वो पंजाब पे इतनी अच्छी तरह से रूल नहीं कर पा रहे थे, इतना अच्छा कंट्रोल। पंजाब की किंगडम बहुत बड़ी थी तो वो इनकेपेबल थे, उनके अंदर वो बात नहीं थी। दलीप सिंह जो कि महाराणा रंजीत सिंह के लड़के थे और उनके साथ और भी लोग थे, सब लोग मिल के वहाँ पर रूल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इनकेपेबल थे। इन 1843 द रंजीत सिंह माइनर सन दिलीप सिंह became the ruler। अब 1843 में क्या हुआ? अच्छा, अभी दलीप सिंह वहां पर रूलर बने नहीं थे, मतलब अपने पिताजी के बाद उन्हीं को बनना था, लेकिन वो अभी बने नहीं थे। वहां पे स्ट्रगल चल रहा था कि रूलर बनेगा कौन, और जो भी रूल कर रहा था वहां पे सब लोग दीज रूलर, जो भी और भी रूलर्स थे, तो वो पंजाब पर रूल तो कर रहे थे लेकिन वो सही से कर नहीं पा रहे थे, तो कैपेबल नहीं थे। इन 1843 द रंजीत सिंह माइनर सन दलीप सिंह बिकम द रूलर विद हिज मदर रानी जिंदान एज द रीजेंट। अब क्या हुआ, जो उनके छोटे लड़के थे राजा रंजीत सिंह के, दलीप सिंह, वो रूलर बने, और उनकी जो मदर थी रानी जिंदान, वो उनको, उन्हीं ने उनको रूलर बनाया और वही उनको सारी बातें बताती थी कैसे क्या करना है, कैसे राज्य को चलाना है। तो मतलब एक तरह से उनको हेल्प करती थी उनकी मदर। द ब्रिटिश क्लोजली मॉनिटर द डेवलपमेंट इन द पंजाब एंड वेटेड फॉर द राइट वूमेन टू स्ट्राइक। और ब्रिटिश ये सब देख रहे थे कि वहाँ पंजाब में हो क्या रहा है, राजा रंजीत सिंह मर चुके हैं और रूलर्स और भी हैं वहाँ पे जो चाहते हैं कि वो रूल करें,
लेकिन वहाँ पे उनके लड़के को फिर से दोबारा रूलर बना दिया गया, राजा रणजीत सिंह के लड़के को, जो कि महाराज दलीप सिंह थे। और वो अभी इतने बड़े नहीं थे कि वो रूल कर सकें, तो वो अपनी मदर जो उनको बताती थी, वो अपनी मदर से राय ले लेके काम करते थे और वहाँ पे पंजाब पर रूल कर रहे थे। और ब्रिटिश ये सब देख रहे थे, और ब्रिटिश बस इंतज़ार कर रहे थे करेक्ट मूवमेंट का, वहाँ पे स्ट्राइक करने का, और कि हम वहाँ पे स्ट्राइक करें और उसके बाद पंजाब को भी अंदर ले लें। अब हुई एंग्लो सिख वॉर, ब्रिटिश ने सिखों पे स्ट्राइक कर दी। एंग्लो मैसूर वॉर हुई, एंग्लो मराठा वॉर हुई, अब क्या हुई, एंग्लो सिख वॉर। द ब्रिटिश फॉट टू मेजर वॉर्स विद द सिख कॉल्ड एंग्लो सिख वॉर। अब ब्रिटिश ने सिखों के साथ दो लड़ाइयाँ लड़ी, जिनको कहा जाता है एंग्लो सिख वॉर। कंसिक्वेंटली पंजाब वॉज एनेक्स बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1849। हुआ क्या कि उस टाइम पे ब्रिटिश को कौन संभाल रहा था, लॉर्ड डलहौजी संभाल रहे थे। लॉर्ड डलहौजी आए और उन्होंने पंजाब सिखों को हरा दिया और पंजाब पे कब्जा कर लिया। From 1823 to 1856, the British further extended their empire by conquering Sindh, territories of Assam, Arakan, Tenasserim and Pegu in Burma, Myanmar। अब धीरे धीरे ब्रिटिश की भूख और बढ़ने लगी। जब उन्होंने पंजाब को भी कब्जा कर लिया, तो उन्होंने 1823 1823 से लेकर 1856 तक धीरे धीरे और भी राज्यों को कब्जा करने लगे। उन्होंने सिंध पे कब्जा करा, सिंध के अंपायर को पूरा कब्जा कर लिया। असम की जो टेरिटरीज थी उनको कब्जा कर लिया। अराकान और तेनासरीम और पेगू बर्मा में, जो म्यांमार म्यांमार जो बर्मा में अब म्यांमार में हो गया है, तो उसको भी ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया। तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कैसे ब्रिटिश आए तो ट्रेडर थे, धीरे धीरे सब पे कब्जा करते चले आ रहे हैं। उन्होंने उनको हराया मैसूर को, तो एंग्लो मैसूर वॉर हुई। मराठास को हराया तो मराठा वॉर हुई। सिक्स को हराया तो एंग्लो सिक्स वॉर हुई। धीरे धीरे अब ब्रिटिश आपको देखने को मिल रहा होगा कैसे वो रूलर बन रहे हैं। आए तो थे ट्रेडिंग करने, धीरे 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 वो रूलर बन रहे हैं और इंडिया पे किस तरह अपना शिकंजा कस रहे हैं और इंडिया को अपना गुलाम बना रहे हैं। आई होप सो आपको अभी तक की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।